नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में हमने भारत में राष्ट्रवाद के विषय में प्रथम पार्ट को देखा। आप लोगों का रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा मिला, तो इस बार मैंने भारत में राष्ट्रवाद के दूसरे पार्ट को लेकर आया हूँ। भारत में राष्ट्रवाद के विषय में जो पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था, वहाँ तक हमने, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हमने रॉलेट एक्ट के बारे में जाना था और विश्व युद्ध के क्या प्रभाव पड़े थे भारत पर, उसको भी समझा था। ठीक है, तो आज हम आगे बढ़ेंगे रॉलेट एक्ट के आगे। जालियांवाला बाग हत्याकांड। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? जालियांवाला बाग हत्याकांड भारत में के पंजाब भारत में पंजाब प्रांत के अमृत शहर के पास एक जालियांवाला बाग है, वहीं पे 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को पंजाब में वैसाखी का सालाना मेला लगता है। ठीक है, जालियांवाला बाग में सालाने मेले में लोग जमा होते थे। क्योंकि हमने पिछले स्लाइड में, पिछले क्लास में हमने बात किया था कि पंजाब में या फिर अमृतसर शहर में, पंजाब में नहीं, अमृतसर शहर में जो है मार्शल लॉ लागू कर दिया गया था और इसकी कमान जनरल डायर को सौंप दी गई थी। ठीक है, तो मार्शल लॉ लागू होने के बाद इस विषय में जानकारी गांव के ज्यादातर लोगों को नहीं थी। तो ज्यादातर लोग जो भी थे गांव के, वो जालियांवाला बाग में इकट्ठा हुए। इसमें कुछ लोग जो थे सरकार की जो दमनकारी नीति थी, जो कि रॉलेट एक्ट था, उसके विरोध में जमा हुए थे। ठीक है, ये जो मैदान था इसमें घेराबंदी हो गई थी, मतलब खुला मैदान नहीं था। चारों तरफ से दीवार से चारों तरफ से घेरा हुआ था तथा गेट बने हुए थे अंदर आने जाने के लिए। तो शहर में मार्शल लॉ लागू था, इस बात की जानकारी तो लोगों को थी नहीं। तो जनरल डायर ने मैदान के सारे रास्ते, मैदान से बाहर जाने के और मैदान के अंदर आने के जो भी रास्ते थे वो सबको बंद करवा दिए और बंद करवा कर अंधाधुंध गोलियां चलवाई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में, ये अंग्रेजी डाटा के हिसाब से सैकड़ों की संख्या में, हालांकि कुछ भारतीय लोगों का कहना है कि हजारों की संख्या भी हो सकती है, लेकिन जो बुक में वगैरह में दिया गया है वो सैकड़ों की संख्या में लोगों की मृत्यु हुई। ये था जालियांवाला बाग हत्याकांड। इसकी वजह से देश भर में अंग्रेजी शासन व्यवस्था के प्रति आक्रोश पैदा हो गया। अब जब अंग्रेजी शासन व्यवस्था के प्रति आक्रोश पैदा हो गया तो क्या हुआ, आइए देखते हैं अगली स्लाइड में। जब देश भर में आक्रोश पैदा हो गया तो जगह जगह पर लोगों ने हड़ताल करने लगे। लोगों ने हड़ताल किया। कई जगह पर लोगों में इतना ज्यादा आक्रोश था कि पुलिस से भी मोर्चा लेने लग गए। लोग पुलिस से भी मोर्चा लेने लगे। सरकारी इमारतों पर भी हमला होने लगा। ठीक है, लोगों ने सरकारी इमारतों पर भी हमला कर दिया। अंग्रेजी सत्ता ने भी, अब जो अंग्रेज सरकार था, एक तो जालियांवाला बाग में सैकड़ों की संख्या में लोगों की जान ली, तो लोगों में गुस्सा स्वाभाविक था। लेकिन अंग्रेजी सरकार ने फिर भी, जब जो लोगों का आक्रोश था, उसको निर्ममता पूर्वक कुचलने का प्रयास किया। ठीक है, लोगों पर कोड़े बरसाए, गांव के घरों पर बम फेंके जाने लगे। तो हिंसा काफी ज्यादा फैल चुकी थी। हिंसा जो है, क्योंकि सरकारी इमारतों पर भी हमला हो रहा था, पुलिस से भी लोग मोर्चे ले रहे थे और पुलिस और अंग्रेजी शासन भी जो थे वो लोगों पर कोड़े बरसा रही थी, बमबारी कर रहे थे। तो हिंसा जब अत्यधिक फैल गया, लोगों की जान की क्षति होने लगी, संपत्ति और जान की क्षति होने लगी। तो हिंसा फैलने की वजह से महात्मा गांधी ने आंदोलन को, रॉलेट एक्ट के खिलाफ जो आंदोलन था, तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया। ठीक है, रॉलेट एक्ट के खिलाफ जो आंदोलन था उसको वापस ले लिया महात्मा गांधी। अब महात्मा गांधी ने वापस ले लिया तो फिर आगे क्या हुआ? आगे जो हुआ उसको हम देखते हैं अगली स्लाइड पे। खिलाफत और असहयोग। रॉलेट एक्ट, ठीक है, एक बड़ा आंदोलन था, रॉलेट एक्ट का विरोध हो रहा था, किंतु इसका प्रभाव शहरों तथा कस्बों तक ही सीमित था। ठीक है, रॉलेट एक्ट के विरोध में लोग, आम जनता ज्यादा जुड़ी नहीं थी। हाँ, शहर के मध्यम वर्ग या फिर उच्च वर्ग के लोग और निम्न वर्ग के भी लोग कुछ थे, कस्बों के लोग, शहरों के लोग, कस्बों के लोग, ये लोग जुड़े हुए थे। ग्रामीण तौर पर, मतलब प्रत्येक जनता के बीच ये आंदोलन नहीं फैला था देश भर में। तो महात्मा गांधी चाह रहे थे कि एक ऐसा आंदोलन हो जो जनाधार वाला आंदोलन हो, जिसमें देश की हर एक जनता शामिल हो। और महात्मा गांधी को ऐसा लगता था कि इस तरह का आंदोलन तभी खड़ा हो सकता है जब हिंदू और मुस्लिम एकता हो। हिंदू और मुस्लिम एकता पर भी यह नहीं निर्भर करती है कि आंदोलन का जनाधार बढ़ेगा, देश भर में आंदोलन फैलेगा। तो इस पर महात्मा गांधी ने क्या प्रयास किया, हिंदू और मुस्लिम की एकता को बढ़ाने में महात्मा गांधी ने क्या प्रयास किया, आइए उसको फिर से हम अगले स्लाइड पे देखते हैं। खिलाफत और असहयोग। जैसा कि हम सभी जानते हैं, प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था 1918 में। ठीक है, 1918 में प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर समाप्त हो चुका था। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में
कुछ अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां, कुछ देशों की हार हुई थी और कुछ देशों की जीत हुई थी। तो तुर्की जो एक देश है, वहां पर ऑटोमन साम्राज्य था, जिसकी की प्रथम विश्व युद्ध में हार हुई। तो हार हुई तो इस वजह से मतलब अफवाह फैल गया था, जो कि ये अफवाह फैल गया था कि जो ऑटोमन सम्राट थे वो क्या होते थे। ऑटोमन सम्राट जो थे इस्लामिक विश्व के एक आध्यात्मिक नेता होते थे, ठीक है। और ऑटोमन सम्राट इस्लामिक विश्व के आध्यात्मिक नेता होते थे। और ये अफवाह फैल गई कि ऑटोमन सम्राट पर कुछ सख्त संधियां सौंपी जाएंगी, ठीक है। ऑटोमन सम्राट पर कुछ सख्त संधियां सौंपी जाएगी, जिससे कि मुस्लिम लोगों में, मुस्लिम या इस्लाम को धर्म को मानने वाले लोगों में एक रोष था, एक आक्रोश था। 1919 में अली ब्रदर्स ने यह प्रयास किया। अली ब्रदर्स के प्रयास से बंबई में खलीफा की शक्तियों की रक्षा के लिए खिलाफत कमेटी का गठन किया गया। मतलब जो खलीफा थे, जो आध्यात्मिक नेता थे टर्की के, इस्लामिक वर्ल्ड के, जो जिन्हें हम ऑटोमन सम्राट भी बोलते हैं, उनकी शक्तियों पर, ऐसा नहीं कि संधि अंग्रेज जो जीते हुए देश हैं उन पर कुछ ऐसी शक्ति, मतलब उनकी शक्तियां कम ना हो, ऐसा सख्त संधि ना सौंपा जाए उनके ऊपर। तो उनकी शक्तियों की रक्षा के लिए भारत में एक खिलाफत कमेटी का गठन किया गया। अली बंधुओं तथा अन्य युवा मुस्लिम नेताओं ने इस मुद्दे पर महात्मा गांधी से बातचीत शुरू की, ठीक है। महात्मा गांधी से बातचीत शुरू हुआ, ठीक है। यानी कि अंग्रेजों के खिलाफ यहाँ मुस्लिमों में भी रोष था और हिंदुओं में भी रोष था। तो दोनों ने मिलकर बातचीत करना शुरू किया, अली ब्रदर्स और भी युवा मुस्लिम नेता जो थे, और इधर महात्मा गांधी, ठीक है। बातचीत चल रहा था। 1920 पे आते। 1920 में क्या हुआ, कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ और महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन के लिए कांग्रेस के अन्य नेताओं को भी सहमत कर लिया तथा स्वराज के लिए असहयोग आंदोलन के लिए भी नेताओं को राजी कर लिया, ठीक है। मतलब कि जो कांग्रेस के नेता थे उसको खिलाफत आंदोलन में सहयोग करने के लिए सहमत कर लिया। और क्या किया कि देश में स्वराज मतलब आए, खुद का राज आए, इसके लिए असहयोग आंदोलन भी होगा, और इसके लिए भी उन्होंने सभी नेताओं को राजी कर लिया 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में, ठीक है। आगे देखते हैं फिर क्या हुआ। तो महात्मा गांधी, यह सवाल है असहयोग ही क्यों, आंदोलन है तो असहयोग ही आंदोलन क्यों होगा, कुछ और क्यों नहीं होगा, इस पर गांधी जी का क्या कहना था। गांधी जी की एक प्रसिद्ध पुस्तक है, आप लोग भी जानते होंगे, देख सकते हैं, कहीं अवेलेबल हो तो पढ़ भी सकते हैं, हिंद स्वराज, ठीक है। हिंद स्वराज में महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत में अंग्रेजी शासन भारतीयों के मदद से ही स्थापित हुआ, ठीक है। महात्मा गांधी का ऐसा मानना था कि देश में जो अंग्रेजी शासन है, अंग्रेज उतनी दूर से भारत में आके भारत में शासन स्थापित किए हैं, तो ये भारतीयों के मदद से ही स्थापित हुआ है, ऐसे स्थापित नहीं हो सकता था। और भारतीयों की मदद से चल भी रहा है, सिर्फ स्थापित ही नहीं हुआ बल्कि भारतीय मदद कर रहे हैं, ठीक है। सेना के माध्यम से आर्थिक तौर पर अंग्रेजों को मदद कर रहे हैं, जिसके वजह से कि भारत में अंग्रेजों का शासन अभी भी, मतलब उस समय में भी चल रहा था, ठीक है। और अगर भारतीय अपना सहयोग बंद कर दें, सपोज दैट कि भारतीय अपना सहयोग उस समय बंद कर दें, तो अंग्रेजी शासन व्यवस्था भी समाप्त हो जाएगी तथा स्वराज आ जाएगा। यह महात्मा गांधी का विचार थे, जो कि उन्होंने हिंद स्वराज नामक पुस्तक में बताया था, लिखा था, ठीक है। तो गांधी जी का विचार था कि आंदोलन को चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जाए, उसको देश भर में इस आंदोलन को लेकर प्रचार प्रसार हो और एक तरीके से, ताकि कुछ हिंसा ना हो जाए, इसको भी ध्यान में रखा जाए और इसको चरणबद्ध तरीके से धीरे धीरे मतलब जो है इसको आंदोलन को बढ़ाया जाए, ठीक है, विस्तार किया जाए आंदोलन का। तो आंदोलन के दौरान लोगों को क्या करना था, इस पर भी देखेंगे। आंदोलन के दौरान लोगों को सरकारी पदवियों का त्याग करना था तथा सरकारी नौकरी, सरकारी शिक्षण संस्थान, विधायी परिषद, विदेशी वस्तुओं तथा वस्त्र इत्यादि का बहिष्कार करना था। मतलब यह है कि जो सरकार की तरफ से ये जो पदवी दिया जाता था, सम्मान दिया जाता था, उसका त्याग करना था। कुछ लोग सरकारी सेवाओं में थे, उनको अपनी सेवाओं को छोड़ना था। सरकारी शिक्षण संस्थान का बहिष्कार करना था। जो छात्र थे, सरकारी शिक्षण संस्थान मतलब कि अंग्रेजों द्वारा बनाए गए संस्थान जो थे, उसका बहिष्कार करना था, वहां से निकल जाना था विद्यालय से। शिक्षक को भी और प्रिंसिपल्स जो हैं वो लोग भी उन लोगों को भी संस्थान को छोड़ देना था। विधायी परिषद का चुनाव भी हुआ करता था, उस चुनाव में भी जो है लोगों को बहिष्कार करना था, चुनाव में शामिल नहीं होना था। विदेशी
विदेशी वस्तुएं मतलब कि जो विदेश से जो सामान आ रहा था, जो वस्त्र आ रहा था ब्रिटेन से और भी जो यूरोपियंस कंट्री से जो सामान आ रहा था, उसका भी बहिष्कार करना था, तथा जो यूरोपियंस कंट्री से या ब्रिटेन से ही जो वस्त्र आ रहे थे उन वस्त्रों का भी बहिष्कार करना था, तथा खादी का सपोर्ट करना था, खादी का सपोर्ट करना था और खादी से बने वस्त्रों को डेली मतलब अपने प्रयोग में लाना था। तो महात्मा गांधी ने आंदोलन को समर्थन प्राप्त करने के लिए, अब आंदोलन को समर्थन प्राप्त करना है तो देश भर में लोगों को की सपोर्ट लेने के लिए यात्राएं करनी पड़ती थी। ठीक है, उस समय तो आज की तरह सोशल मीडिया का ये माहौल नहीं था, न्यूज़पेपर भी कुछ मात्रा में थे जो कि देश की मतलब शैक्षणिक मतलब शिक्षा उस तरह का नहीं था देश में। ठीक है, शिक्षित लोग थे, ऐसा नहीं है कि शिक्षित लोग नहीं थे, शिक्षित लोग थे, बहुत शिक्षित लोग भी थे, लेकिन शिक्षा के मतलब एक माहौल नहीं था उस तरह से, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का अभाव था। तो जिसकी वजह से महात्मा गांधी ने वो ऐसा मतलब ये न्यूज़पेपर के माध्यम से मतलब नहीं हो सकता था, सोशल मीडिया तो थे नहीं, तो ऐसे में यात्राएं करनी पड़ी, यात्रा कर करके देश भर में लोगों को बताना पड़ा कि ये असहयोग क्या है, असहयोग क्यों करना है, असहयोग से देश को क्या फायदा होगा, आपको क्या फायदा होगा। तो ये बताने के लिए देश भर में महात्मा गांधी ने आंदोलन शुरू कर दिया। आगे देखते हैं क्या हुआ। तो आंदोलन को लेकर कांग्रेस पार्टी के ही कुछ सदस्यों में, इंडियन नेशनल कांग्रेस की कुछ सदस्यों में संशय था, कुछ उनकी चिंताएं थी, आंदोलन को लेकर कुछ चिंताएं थी। देखना है वो चिंताएं क्या थी और उन चिंताओं का क्या समाधान हुआ, इसको भी देखते हैं। देखिए, नवंबर में 1920 में विधायी परिषद का चुनाव होना था, तो कुछ लोग जो थे चुनाव में खड़ा होना चाहते, चुनाव में मतलब कि चुनाव के मैदान में आना चाहते थे, चुनाव का बहिष्कार करने से हिचकिचा रहे थे। उन्हें आंदोलन में, कुछ लोगों को आंदोलन में हिंसा का भी भय था। अब आंदोलन में भी हिंसा होगा तो उससे आंदोलन बदनामी होगी या आंदोलन नहीं चल पाएगा। ठीक है, या अंग्रेज और भी कड़े कार्रवाई कर सकते हैं लोगों पर। तो इस तरह से डर लग रहा था कि आंदोलन में हिंसा ना हो, मारपीट ना हो, उग्रता ना हो, तो इसको लेकर भी डर था। तो इस तरह से तो ये सब विषय पर भी डिस्कशन हुआ और दिसंबर 2020 में 2020 नहीं 1920 में, अगर 2020 कहीं और भी पहले बोल दिए हो तो इसके लिए माफी चाहता हूँ। तो जहां भी 20 बोल रहा हूँ, 20 नहीं 19, इस पे ध्यान देंगे। 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में, कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ था 1920 में ही। नागपुर के अधिवेशन में तो कांग्रेस के दोनों पक्षों के बीच समझौता हुआ। कौन कौन से दोनों पक्ष? एक पक्ष जो आंदोलन चाहते थे और दूसरे पक्ष जो आंदोलन नहीं चाहते थे, दोनों के बीच में एक समझौता हुआ और दोनों ने आंदोलन को अपनी स्वीकृति दे दी, यानी कि आंदोलन को सपोर्ट दोनों पक्षों से मिल गया। कांग्रेस पार्टी का पूरा सपोर्ट इस दोनों आंदोलन, खिलाफत और असहयोग दोनों को मिल चुका था। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो आंदोलन के भीतर अलग अलग धाराएं, इसका क्या मतलब है? आंदोलन के भीतर अलग अलग धाराओं का मतलब है कि आंदोलन पूरे देश में कई तरह की असमानताएं थी। ग्रामीण क्षेत्र थे, शहरी क्षेत्र थे, चाय बागान थे, निम्न वर्ग था, मध्यम वर्ग था, उच्च वर्ग था। तो आंदोलन में सभी लोग शामिल थे, सभी की कुछ इच्छाएं थी, कुछ विचार थे, तो सभी ने अपने अपने तरीके से आंदोलन को चलाया। सभी क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से आंदोलन चल रहा था। तो किस क्षेत्र में कैसा आंदोलन चल रहा था, इसी चीज को हम यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, इसमें बहुत सारे सामाजिक समूहों ने आंदोलन में हिस्सा लिया था। हमने तो पहले ही बताया था कि वकीलों ने भी हिस्सा लिया था, नेताओं ने भी हिस्सा लिया था, छात्र लोग समूहों ने भी हिस्सा लिया, छात्रों ने भी हिस्सा लिया था, शिक्षकों ने भी हिस्सा लिया था। ठीक है, तो बहुत सारे समूहों ने हिस्सा लिया था। तो इन सभी समूहों के हिस्सा लेने के बाद किनके क्या विचार थे, क्या क्या समस्याएं आई आंदोलन में, क्या क्या सफलताएं भी मिली, तो इन सारी चीजों को हम देखेंगे यहाँ पे। तो हम सबसे पहले देखेंगे शहरों में आंदोलन जो था वो शहरों में किस तरीके से चल रहा था। तो इसको जब हमको देखना है तो हमें पता होना चाहिए कि आंदोलन की शुरुआत से ही शहरी मध्य वर्ग सक्रिय रहा था। मतलब जिस दिन जब आंदोलन शुरू हुआ तो शहर का जो मध्यम वर्ग था वो आंदोलन में सक्रिय था, आंदोलन में सहयोग कर रहा था। ये जो असहयोग आंदोलन था, इसमें जो शहरी मध्यम वर्ग था, मध्य वर्ग था, ये सहयोग कर रहा था। छात्रों ने सरकारी शिक्षण संस्थान, अर्थात अंग्रेजों के जो शिक्षण संस्थान, अंग्रेजी सरकार के द्वारा जो बनाए गए शिक्षण संस्थान थे, उसका बहिष्कार किया, उसका विरोध किया। प्रधानाचार्य तथा शिक्षकों ने पदत्याग दिए। तो जो उन संस्थानों में प्रधानाचार्य और शिक्षक हुआ करते थे, उन्होंने अपनी सेवाएं देना बंद कर दिया तथा छात्रों ने भी जो है उन संस्थानों से अपना बाहर निकल लिए। ठीक है, बहिष्कार कर दिया। वकील जो थे, जो वकील होते हैं, वो वकीलों ने न्यायालयों में मुकदमे लड़ने बंद कर दिए।
विधायी परिषद के चुनाव का भी कई प्रांतों में बहिष्कार किया गया। प्रांत में जो विधायी परिषद के जो चुनाव हुआ करते थे उसका भी कई मतलब कि प्रांतों में लगभग ढेर सारे प्रांतों में ही बहिष्कार हुआ। कुछ प्रांतों में चुनाव हुए, एक दो प्रांत शायद होंगे, तो अधिकतर प्रांतों में इसका बहिष्कार हुआ। आर्थिक रूप से भी अंग्रेजी सत्ता का काफी बहिष्कार हुआ। आर्थिक रूप से जो है मतलब ये तो खैर ठीक है विरोध हो रहा था, लेकिन आर्थिक तौर पर जो महात्मा गांधी ने, हमने पहले भी बताया था असहयोग क्या है, तो असहयोग ये था कि भारतीयों के मदद से चल रहा था। ये मदद कई तरीके से थे, हमने राजनीतिक तौर पर मदद दिए थे, सामाजिक तौर पर तथा आर्थिक तौर पर भी मदद किए थे। तो हमें जब आर्थिक तौर पर हमने अंग्रेजों को मदद किया था तो हमें आर्थिक तौर पर भी इसका विरोध करना था। तो हमने आर्थिक तौर पर अंग्रेजों का विरोध कैसे किया, आइए इसको देखते हैं। तो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हुआ। विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का क्या मतलब है कि विदेश की जो वस्तु हैं उसको हम लोग जो है, हम भारतीय लोग जो हैं, जो शहरों का जो आगे जो आंदोलन में जो लोग शामिल थे उन लोगों ने उसके विदेशी वस्तुओं के इस्तेमाल को बंद कर दिया। विदेशी वस्तु का इस्तेमाल अब नहीं हो रहा था, लगभग नहीं हो रहा था, होता होगा लेकिन लगभग जो आंदोलन में सक्रिय लोग थे उन्होंने विदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल बंद कर दिया। शराब की दुकानों की पिकेटिंग की गई। पिकेटिंग मतलब कि एक प्रकार से घेराव करना, ठीक है, मतलब कि कोई लोग शराब ना ले पाए, शराब की दुकानों की एक प्रकार से घेराव किया गया, ठीक है। विदेशी वस्त्रों की होलियां जलाई गई, मतलब विदेशी वस्त्रों को जो भी था विदेशी वस्त्र उसको होली जलाया गया, ठीक है, विदेशी वस्त्रों को जलाया गया, है ना। तो स्थिति ये हो गया था कि जो पहले जो थी आंदोलन चलने से पहले जितनी मात्रा में विदेशी वस्त्र भारत आया करते थे, एक साल के अंदर, एक वर्ष के अंदर वो जो आयात था विदेश से वो आधा हो गया। मतलब जितना आ रहा था उसके आधा वस्तु भारत में आना शुरू हुआ, मतलब आधा बंद हो गया, आधा वस्तु आना बंद हो गया। तो ये तो प्रभाव था शहरों में आंदोलन का, लेकिन कुछ समस्याएं भी हुई आंदोलन में। आइए देखते हैं वो समस्याएं क्या थी। शहरों में आंदोलन धीरे धीरे देखिए धीमा पड़ गया। इसके कुछ कारण थे, ठीक है, धीमा पड़ने के भी कुछ कारण थे, आइए उसको देखते हैं। एक खादी के जो वस्त्र थे, जो भारतीय वस्त्र थे, वो महंगे थे। महंगे किसके अपेक्षा महंगे थे? ब्रिटेन में जो फैक्ट्रियों में जो कपड़े बन रहे थे उसके अपेक्षा महंगे थे, क्योंकि वो बड़े पैमाने पर फैक्ट्रियों में बन रहे थे तो वो सस्ते होते थे। उन्हें कच्चा जो रॉ मटेरियल है वो सस्ते में मिल जाता था। फैक्ट्रियों में जो है मशीनों के द्वारा काम होता था, तो लेबर चार्ज वगैरह भी कुछ कम पड़ता होगा। इस वजह से जो था ब्रिटेन में कपड़ा जो था वो सस्ता था, जबकि भारत में जो खादी से जो ग्रामीण क्षेत्रों में या जहाँ भी जो खादी के वस्त्र बन रहे थे वो काफी महंगे थे। तो काफी महंगे भी नहीं तो, लेकिन अपेक्षाकृत ब्रिटेन के बनने वाले कपड़े से महंगे थे। तो इस वजह से क्या हुआ कि ठीक है विरोध तो लोगों ने किया, लेकिन हमने पहले भी बात किया था कि महंगाई का प्रभाव देश में था। हमने जो पिछले जो वीडियो बनाए थे पार्ट 1 में हमने वहां देखा था कि देश में महंगाई दोगुनी हो चुकी थी। ऐसे में महंगाई का प्रभाव था, तो लोगों ने ये विरोध जो है लोगों ने धीरे धीरे करके फिर से विदेशी कपड़े खरीदने शुरू कर दिए। ठीक है, विरोध हुआ था खाद्य मतलब विदेशी कपड़ों का, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने फिर से, जो कि महंगा होने था खादी की वस्त्र, तो फिर से विदेशी कपड़े पहन लेने शुरू कर दिए। एक चीज तो ये हुआ। उसके बाद क्या हुआ? छात्र तथा शिक्षकों को वैकल्पिक संस्थान ना उपलब्ध होना। क्या मतलब है इसका? कि छात्र और शिक्षक ने जो सरकार के द्वारा जो शिक्षण संस्थान थे उसका बहिष्कार कर दिया। अच्छी बात है, कर दिया, लेकिन कर दिया तो शिक्षा लेने से मतलब मना नहीं कर दिया। ऐसा नहीं है कि उन्होंने ये बोल दिया कि अब मैं शिक्षा ही नहीं लूंगा, शिक्षित ही नहीं होऊंगा। शिक्षा तो अधिकार है, शिक्षा तो लेना चाहिए, हर किसी को शिक्षा लेने का अधिकार है। तो सरकारी शिक्षण संस्थान का तो विरोध हो गया, अंग्रेजी सरकारी शिक्षण संस्थान का, लेकिन उसके लिए उसके लेवल का जो वैकल्पिक संस्थान जो था, वैकल्पिक भारतीय संस्थान जो था, भारतीय लोगों के द्वारा संस्थान था, उतनी मात्रा में नहीं बन पाया या धीमी गति से बन रहा था। ठीक है, तो जो छात्र थे और शिक्षक थे जो कि अंग्रेजी सरकार के द्वारा जो संस्थान था उसको छोड़ दिए थे, उन लोगों को वैकल्पिक भारतीय संस्थान नहीं मिल पाया। ठीक है, उन लोगों को वैकल्पिक भारतीय संस्थान नहीं मिल पाया, मजबूरन उन्हें फिर से उन्हीं संस्थाओं में वापस जाना पड़ा। तो ये कुछ कारण थे जिसके वजह से शहरों में ये जो आंदोलन जो था, जो कि मध्यम वर्ग ने काफी सक्रिय सहयोग किया था, फिर भी ये आंदोलन धीरे धीरे धीमा पड़ गया। ठीक है, आज के वीडियो को भी हम यहीं पे रखते हैं, वीडियो को छोटा रखते हैं। हमें लग रहा है, हमने सोचा था कि ये वीडियो 3 या 4 पार्ट में समाप्त हो जाएगा, लेकिन ये 2 पार्ट तो आ चुका है और लग रहा है कि 3 पार्ट और आएंगे और ये वीडियो
और ये जो लेक्चर है पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। ठीक है, ये लेक्चर समाप्त हो जाएगा। और वीडियो में जो भी प्रॉब्लम हो रहा हो, किसी बात को समझने में जब कुछ दिक्कत हो रहा हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम उसका समाधान जरूर करेंगे। आपको वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो हमें ऐसा लगता है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आपको वीडियोज़ को लाइक भी करना चाहिए, और अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो डिसलाइक तो कर ही सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इस तरह के वीडियोज़ को अगर आप देखना चाहते हैं, रेगुलर देखना चाहते हैं, रेगुलर अपडेट चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। और हमारे वीडियोज़, हमारे चैनल्स के वीडियोज़ जो हैं, जो कि हमारे चैनल्स पे क्लास 9 और 10 के पूरे सिलेबस को कंप्लीट कराने का प्रयास किया जाएगा। तो जो भी छात्र हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर इसी लेक्चर के अगले वीडियोज में। तब तक के लिए धन्यवाद।